हेलो जी, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। हमारी अब जो शुरुआत होने वाली है वो आज है हमारे डे नंबर 21 की। ऑल दो वीडियो एक दो दिन थोड़ा डिले चल रहा था, कुछ सम रीजंस की वजह से डिले चल रहा था, बट अब आई प्रॉमिस आपको वीडियो बहुत रेगुलर मिलेगी और कोई भी अब कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब जी बारी आ गई आज एक नया चैप्टर करने की जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम क्या करेंगे, 3-4 वीडियोस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज की क्लास में मैं आपको बेसिक थियोरीज, आफ्टर दैट मैं आपको क्या कराऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, राइट। तो आज हम लोग उतना करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके 3-4 दिन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी बहुत अच्छे से क्या कर देंगे बेटा जी, पूरा कर देंगे। अब देखो चालू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर, बट जी उससे पहले आप लोग को हैप्पी चिल्ड्रंस डे, बहुत बहुत बधाई हो आपको बाल दिवस की। आप काफी एंजॉय करो अपनी लाइफ को, अच्छे से ग्रो करो, रिस्पेक्ट करो सबकी और हमेशा खुश रहो, ठीक है। और बहुत सारी मेहनत करो ताकि आपका ये जो बोर्ड आने वाला है, बोर्ड नंबर 2026, वो बहुत अच्छे से चला जाए और एकदम बढ़िया तरीके से चला जाए और मस्त एक बढ़िया सुंदर सा कॉलेज मिल जाए और अपनी लाइफ सेट तो नहीं बोलूंगा बट थोड़ी सी सॉर्टेड तो हो ही जाएगी, राइट। चलो ठीक है जी, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू ऑल। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो, मजे करो, ठीक है। चलो तब तक के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हमारा चैप्टर भी क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। आओ जी हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है जी, हमारे चैप्टर का नाम है सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या नाम है इसका, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर सबसे पहले काम करो, आप ना हमें इस डिसोल्यूशन का मतलब बताओ कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। बेटा जी बड़ा सिंपल मतलब है डिसोल्यूशन का, जब भी हमारी पार्टनरशिप बंद होती है हम बोलते हैं उसे डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब क्या, पार्टनरशिप को बंद करना, खत्म कर देना, या फर्म को बंद कर देना, फर्म को बिल्कुल फिनिश कर देना, हम उसे क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन बोलेंगे। सर एक बात बताओ, कोई बिजनेस हम इतनी मेहनत से चालू करते हैं, क्या हमें उसे बंद करना जरूरी है? देखो वैसे तो बंद नहीं करना चाहिए, बट कई बार कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं कि जहां पे हमें क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। अब वो सर्कमस्टेंसेस क्या, वो मैं आगे आपको बढ़ाऊंगा कि वहां पे सर्कमस्टेंसेस क्या क्या होते हैं। आओ एक मिनट, ये तो ब्लैंक हो गया, शिट ये आ गया, ठीक है। चलो सबसे पहले हम समझते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। इन सच अ केस द बिजनेस ऑफ द फर्म आल्सो कम्स टू एन एंड। मतलब क्या, जरा ध्यान से समझना। मान लो ए, बी और सी तीन लोग बिजनेस चला रहे थे। अब क्या हो, इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि अब हमें बिजनेस करने का कोई मन नहीं है, हमें अपनी पार्टनरशिप, हमें बिजनेस बंद करना है। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी, साथ साथ में मान लो इन्होंने नाम दिया था अपनी फर्म का नाम दिया था एबीसी, वो भी क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन फर्म का मतलब क्या होता है कि जहां पे पार्टनरशिप भी खत्म होती है लेकिन एज वेल एज फर्म भी क्या हो जाती है, खत्म, मतलब बंद हो जाती है, हम उसे बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बेटा जी एक चीज और होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जैसे एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक होता है ओनली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब सर ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या, एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होगा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी इनके बीच, लेकिन फर्म अभी भी क्या रहेगी, एग्जिस्ट रहेगी। फर्म अभी भी क्या रहेगी, एग्जिस्ट रहेगी। मतलब क्या सर कि इस फर्म का जो बिजनेस है कोई और चलाएगा, मतलब क्या है कि इस फर्म का जो बिजनेस है वो कोई और चलाएगा, हम उसे बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या मेरी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? याद रखना, जब भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, तो बोलना कि पार्टनरशिप तो खत्म हुई है, साथ में फर्म भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर कोई आपसे बोले सर कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, तो उनको बोलना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, सिर्फ पार्टनरशिप खत्म होती है, फर्म खत्म नहीं होता, उसका बिजनेस कोई और क्या करेगा बेटा जी, कैरी ऑन करेगा। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है कि नहीं? हाँ सर इतनी क्लियर है, एक बार और बता दो। देखो दो चीज पढ़ी अभी तक हमने, एक पढ़ा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या होता है कि भाई पूरी की पूरी फर्म भी खत्म हो गई और पूरी की पूरी पार्टनरशिप भी खत्म हो गई, जैसे कि ये ऊपर वाला केस जहां पे फर्म भी खत्म हो गई, पार्टनरशिप भी क्या हो, खत्म हो गई। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप खत्म होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या खत्म होती है, पार्टनरशिप। फर्म अभी भी क्या रहेगी, स्टे रहेगी, फर्म अभी भी क्या रहेगी, ऐसी की ऐसी रहेगी, हम उसे बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलेंगे। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब जरा अगली बात समझना, ये कह रहा है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है कि किन किन मोड से डिसोल्यूशन होगा हमारी पार्टनरशिप फर्म का। तो देखो ध्यान से क्या लिखा है, डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। डिसोल्यूशन ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब क्या, ए, बी और सी ये तीनों बुढ़े हो गए थे, इन्होंने बोला यार अब हमारा मन नहीं है, अब हम ना इस जिंदगी से बहुत थक गए, हमने बहुत पैसे कमा लिए, अब हम क्या करेंगे इतने पैसों का, अब हम क्या करते हैं, तीनों मिलके
ऋषिकेश सेटल हो जाते हैं, वहां पे रहेंगे, आराम से अपने जीवन काटेंगे आगे का, अब हमें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ क्या क्या म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हमें अपनी फर्म क्या कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। हो गया जी, जितना बिजनेस करना था कर लिया, अब हमारे बस की नहीं है, अब हम अपनी फर्म को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। एक होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंपलसरी मतलब जहां पे आपके पास मर्जी नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, आपको डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा। वो क्या है सर? एक तो है ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। क्या लिखा? ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स का मतलब क्या होता है कि भाई पार्टनर में से कोई ना कोई पार्टनर क्या हो गया, कंगाल हो गया। क्या हो गया? कोई ना कोई पार्टनर क्या हो, कंगाल। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए, बी और सी तीन पार्टनर थे। ए जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। और मान लो बी भी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब हुआ क्या कि ये दोनों इंसॉल्वेंट हो गए, तो अब क्या होगा, इन्हें अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि एक बात समझना, एक एक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मतलब क्या है? बिजनेस कौन कर सकता है, बिजनेस कौन नहीं कर सकता। तो उसमें लिखा हुआ है स्पेशली कि इंसॉल्वेंट आदमी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सोचो ना, मान लो मेरे को और आपको बिजनेस डील करनी है 1 करोड़ रुपए की, ठीक है, मान लो 1 करोड़ रुपए की बिजनेस डील करनी है। तुमको बाद में पता चलता है यार ये आदमी तो कंगाल पड़ा हुआ है, क्या तुम मेरे साथ बिजनेस करोगे? आंसर इज बिग नो। सर हम क्यों करेंगे बिजनेस आपके साथ, आप तो वैसे ही कंगाल हो। तो बेटा जी जब मैं कंगाल हूं तो मेरे साथ बिजनेस थोड़ी ना करोगे आप? नहीं सर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसी, सॉरी बट मैं ऐसे कंगाल नहीं होना चाहता, मेरे को नहीं कंगाल होना, बट ठीक है मैंने अपना एग्जांपल दिया, बट समझ गए ना कि यहाँ पे क्या होता है कि भैया कि भाई कंगाल अगर कोई इंसान हो जाता है उसके बाद वो बिजनेस नहीं कर सकता। इस वजह से अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो अब उसको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, अपनी फर्म का डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। ओके, अगला लिखा ऑन बिजनेस बिकम इलीगल। ऑन बिजनेस बिकमिंग इलीगल। अभी बिकमिंग इलीगल का मतलब क्या होता है, मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान समझना। अभी क्या हुआ था ना, पीछे 1-2 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 1-2 साल पहले ना वेब को इलीगल बताया गया इंडिया के अंदर। हुआ क्या था कि वेब पहले ना लीगल हुआ करता था। अब सरकार को लगा यार 16-15 साल के बच्चे स्मोक कर रहे हैं। अब लोगों को लगता है कि यार वेब क्या कहते हैं, मैं अगर बताऊं बड़ी अलग ही कहानी है वेब के ऊपर। सबको लगता है, जितने भी जेनजी वगैरह यंगस्टर वगैरह ना, सबको लगता है कि ये जो वेब है ना ये भाई बिल्कुल भी क्या कहते हैं हार्मफुल नहीं होती, कुछ नहीं होता। बट समझना उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो इतने डिजास्टर्स होते हैं कि वो आपको कैंसर तक कर सकते हैं। उसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या कहते हैं आपके हार्मोन्स को, आपके ब्रेन को, पता नहीं किस भी चीज को डैमेज कर सकते हैं। ऑल्दो लोगों को लगता है कि बड़ा कूल लगता है कि ऐसे करके स्मोक कर रहे हैं, बढ़िया क्या कहते हैं मजे ले रहे हैं बिल्कुल, लेकिन वो आपके लिए एक्चुअली में बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो पहले क्या कहते हैं इंडिया में बनता था, खुलेआम वेब बिकता था, बट अब क्या है कि वेब को क्या कहते हैं इंडिया में कंसिडर कर दिया, इलीगल कंसिडर कर दिया। तो जितनी भी वेब बनाने वाली फैक्ट्रीज थी पहले लीगल थी, हाँ सर पहले लीगल थी, अब वो क्या हो गई है सर, वो बाद में अब इलीगल हो गई है। क्या हो गई है? इलीगल हो गई है। तो बेसिकली पहले वो लीगल थी, अब क्या हो गई है, वो इलीगल हो गई है। तो यहाँ पे जो वेब है वो अब क्या होगी, कंसिडर करी जाएगी सर, इलीगल कंसिडर करी जाएगी। अब वो इलीगल अगर कंसिडर करी जाएगी तो डेट मीन्स कि अब जो भी बिजनेस वेब बनाता होगा उसको सबको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस अब इलीगल हो गया, पहले नहीं था अब हो चुका है। क्यों? क्योंकि सर वेब गवर्नमेंट ने बोल दिया, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि वेब इलीगल है। मैं आपको बड़ा सीधा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे सोप्स वगैरह यूज होते हैं जो क्या कहते हैं मतलब लाइक बाहर की कंट्रीज ने बैन कर रखा है, क्योंकि उनके इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरीके से है कि वो सही नहीं है, मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए वो सही नहीं है, बट स्टिल इंडिया में वो बिकते हैं। अब मान लो किसी दिन सरकार की आंखें खुलती है कि भाई हाँ अब इसको क्या कहते हैं इलीगल कर देना चाहिए, क्योंकि भाई इलीगल या फिर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे अब ये जो सोप यूज कर रहे हो, जो नहाने का साबुन आप यूज कर रहे हो, इसके अंदर जो केमिकल्स डले वो सही नहीं है, तो भाई आपका क्या होगा, वो इलीगल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अगला लिखा डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अगला होता है डिसोल्यूशन ऑफ नोटिस। अब डिसोल्यूशन ऑफ नोटिस का मतलब ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जैसे अब मान के चलो क्या इवेंट हो सकता है, देखो जैसे किसी पार्टनर की डेथ हो गई, अब मान लो ए और बी मिलकर बिजनेस करते थे, बी मर गया, अब ये ए अकेला पार्टनरशिप बना सकता है? नहीं सर नहीं बना सकता। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी फर्म को क्या करना पड़ेगा बेटा जी, क्लोज करना पड़ेगा। अगला ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एक्सपायरी ऑफ टर्म, जरा ध्यान समझना एक्सपायरी ऑफ टर्म का मतलब क्या होता है। कितने लिखो 1 मिनट, हाँ ये रहा। एक्सपायरी ऑफ टर्म का मतलब क्या होता है, मान लो मैं हूं सौरभ और आप हो, आपका नाम लग देता हूं रोहन, ठीक है, मैं हूं सौरभ और आपको ना रोहन हो। अब मान लो कि मुझे ना एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। क्या मिला बेटा, मेरे को रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। मेरे पे सब कुछ है बट मेरे पे एक चीज नहीं है, वो है लेबर। रोहन के पास बहुत सारी लेबर पड़ी हुई है।
तो मैं गया रोहन के पास और रोहन को बोला कि रोहन एक काम कर, तू मेरे साथ पार्टनरशिप बना ले 1 साल के लिए, हम दोनों मिलकर रोड बना देते हैं, उसके बाद जो भी पैसे में हिस्सा आएगा वो हम आपस में बंटवारा कर लेंगे। रोहन कह रहा हाँ ठीक है, मैं अपनी सारी लेबर लेके कल ही तेरे पास पहुंचता हूँ और हम लोग क्या करते हैं अपनी पार्टनरशिप चालू करते हैं और रोड बनाते हैं। बेसिकली मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला, मेरे पे मटेरियल था, लेकिन लेबर किसके पास थी? रोहन के पास थी। तो इन दोनों ने मिलकर क्या करा? बिजनेस करा। अब 1 साल तक इन्होंने पूरे साल भर बढ़िया से एकदम बहुत तगड़ी रोड बना दी। अब रोड तो बन गई, क्या अब इन दोनों का कोई यूज है? क्या नहीं, इन दोनों को एक दूसरे को यूज नहीं है। तो अब इसके में होता क्या, एक्सपायरी ऑफ टर्म का मतलब होता है कि हमने अपनी पार्टनरशिप सिर्फ 1 साल के लिए बनाई थी, 1 साल पूरा हो गया, अब उस केस में हमें अपनी पार्टनरशिप फॉर्म क्या करनी पड़ेगी बेटा जी? बंद करनी पड़ेगी। बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला क्या लिखा? ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर। वेंचर मतलब कि भाई काम जो था वो हमने पूरा कर दिया, उसकी वजह से क्या होगा? हमें पार्टनरशिप बंद करनी पड़ेगी। बाय एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर इंसॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे समझ रहे हो कि यहाँ पे किसी पार्टनर को अब वो हो गया कि वो पक्का इंसॉल्वेंट हो चुका है। अब जब ऐसा हो कि जब पार्टनर पक्के तरीके से इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद करना पड़ेगा। लेकिन अब आता है, एक होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कंपल्सरी डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अब कोर्ट बीच में आएगा और वो बोलेगा कि भैया फर्म बंद करो। अब वो कौन कौन से इवेंट होते हैं जब कोर्ट बीच में आता है? एक होता है पार्टनर बिकम अ पार्टनर ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब पागल हो गया। मान लो ए, बी और सी तीन मिलकर पार्टनर बना रहे, पार्टनरशिप थी, ये ए पागल हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, ये कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। अब मजबूरन इस बी और सी को भी अपनी फर्म को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। मतलब अब बी और सी तो सही है, एक खराब हो गया, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा? फर्म को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें से एक पार्टनर क्या हो गया? अनसाउंड माइंड का हो गया। अब ये अगला लिखा, अब पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। अब मान लो पार्टनर जो था वो अपनी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए परमानेंटली इनकेपेबल था। इनकेपेबल मतलब मान के चलो पार्टनर कोमा में चला गया। अब कोमा में चला गया, अब वो पता नहीं कब उठेगा नहीं उठेगा कोमा से, तो बेसिकली क्या, पार्टनर इनकेपेबल हो चुका है, अब वो अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर सकता। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म क्या करनी पड़ेगी? बंद करनी पड़ेगी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच परसेंटेंटली बाय एनी पार्टनर। मतलब समझ रहे हो कि जो पार्टनरशिप के बीच में जो एग्रीमेंट होता था, मान के चलो एक एग्रीमेंट था जिसमें लोन क्या कहते हैं आईओसी 10% का मिलना चाहिए, मान लो ऐसा कोई एग्रीमेंट था या कोई भी एग्रीमेंट था, वो क्या कर रहे हैं पार्टनरशिप बार बार पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? उसको ब्रीच कर रहे हैं। ब्रीच मतलब तोड़ रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे कोर्ट, अब मान के चलो देखो, मान लो ए, बी और सी 3 पार्टनर है। ए बार बार इस चीज को तोड़े जा रहा था, इस एग्रीमेंट को बार बार क्या कर रहा था? ब्रेक कर रहा था। अब बी और सी को गुस्सा आया, बी और सी चलेगा कोर्ट के पास। अब कोर्ट क्या करेगा? एक नोटिस दे देगा, जी भैया अपनी फर्म को बंद कर दो, अपनी फर्म को क्या कर दो? बंद कर दो, कि नहीं भाई तुम बार बार क्या कर रहे हो? परसेंटेज ब्रीच कर रहे हो, अपने खुद के एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहे हो। अब पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। यार एक पार्टनर कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया, गलत काम मतलब इलीगल कोई काम कर रहा था, अब वो पकड़ा गया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी पार्टनरशिप को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात समझना, इंडिया में बिजनेस वही कर सकता है जो सही होगा। ये बुक में लिखा हुआ है, बुक्स में लिखा हुआ है कि बिजनेस वही कर सकता है जो सही होगा। अब ये बार बार क्या कहते हैं, कोई मिसकंडक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। अगला लिखा है, कोर्ट फाइंड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड। कोर्ट फाइंड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड मतलब क्या कि सी, मान के चलो क्या कहते हैं, यहाँ पे 2 पार्टनर थे ए और बी, इन्होंने बोला कि यार हमें अपनी फर्म को बंद करना है। ये कोर्ट पे गए और कोर्ट को बोला कि दी ऐसे ऐसी बात है और हमें अपनी फर्म को बंद करना है। कोर्ट को लगा हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं कि इनको अपनी फर्म बंद कर देनी चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी कोर्ट क्या कर देगा? बंद कर देगा। अब यहाँ पे लास्ट लिखा है, कोर्ट फाइंड्स फर्म कैन नॉट बी कैरिड एक्सेप्ट एट अ लॉस। मतलब समझ रहे हो कि अब कोर्ट को लग रहा है कि यार ये फर्म ना क्या कहते हैं बार लॉस ही कैरी कर रही है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म क्या करनी पड़ेगी? बंद करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये सारे हमारे क्या हो गए? पॉइंट्स हो गए, जहां पे क्या होता है पार्टनरशिप हमारी क्या हो जाती है बेटा जी? बंद हो जाती है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर इतना क्लियर है। एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में, और एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, कई बार क्वेश्चन आ जाए भूले भटके तो आपको पता होना चाहिए। चलो जी ठीक है, चलो अब आगे क्या करते हैं, इसको अब नोट करो, फिर हम लोग क्या कहते हैं आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम सीखते हैं हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा रियलाइजेशन फटाफट बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीजें नीचे कॉपी होती है, कैसे कैसे हम इस रियलाइजेशन अकाउंट को बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बात समझना, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या आता है वो जरा जानना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझना, क्या क्या नहीं आता। फॉर एग्जांपल देखो, सबसे पहले जितने भी कैपिटल होते हैं वो नहीं आते। कैपिटल, कोई भी कैपिटल नीचे नहीं उतरेगा। फिर सर रिजर्व, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, कंटिजेंसी रिजर्व हो गया, ये भी नीचे नहीं उतरेगा। सर आईएफआर उतरेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उतरेगा, हाँ ये उतरेगा नीचे। फिर WCR ये भी नहीं उतरता। ठीक है, फिर क्रेडिटर सर ये उतरेगा, बिल पेबल उतरेगा, बैंक लोन उतरेगा। लेकिन अब मान के चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ए लोन। क्या लिखा है यहाँ पे? ए लोन। तो मान लो जो भी ए का लोन है, अब ए क्या है, मान लो एक पार्टनर है, तो कोई पार्टनर अगर लोन देता है वो भी नीचे नहीं उतरेगा। क्यों? क्योंकि वो जाएगा बेटा जी आपका पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल बोलो, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाएगा।
अभी जो P&L का क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्या प्रॉफिट हो रखा है, तो ये जो प्रॉफिट है वो भी नीचे नहीं उतरेगा। तो मतलब समझ रहे हो, ऐसी कोई भी चीज जो रिलेटेड टू पार्टनर है वो नीचे नहीं उतरती। जैसे कैपिटल हो गया, आपके रिजर्व्स हो गए, आपका क्या कहते हैं, मान लो पार्टनर ने, किसी पार्टनर ने ही लोन दे रखा है तो वो आएगा। मान लो उसकी वाइफ ने लोन दे रखा है तो वो रियलाइजेशन में उतरता है। लेकिन मान लो किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है, वो नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाएगा। उसके बाद जैसे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ये पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसकी वजह से वो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे रियलाइजेशन में नहीं आएगा। अगर मैं एसेट की बात करूं तो एसेट में कौन कौन सी नहीं आएगा, देखो ध्यान से, एसेट में बैंक और कैश नहीं आएगा, क्योंकि हम इसके लिए बैंक और कैश अकाउंट बनाते हैं। अगर आपको एक चीज समझानी तो समझा देता हूं, इस पूरे चैप्टर में 3 अकाउंट बनाने हैं। एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, एक होता है रियलाइजेशन, एक होता है पार्टनर कैपिटल, और एक होता है बच्चे कैश और बैंक अकाउंट। क्या होता है कैश और क्या होता है बैंक अकाउंट होता है। तो समझना जरा ध्यान से, तो जो बैंक और कैश है वो कहाँ जाएगा, उसके खुद के अकाउंट में चला जाएगा। सर एक बात बताओ, ये क्या कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी नीचे उतरेगा, हाँ ये उतरेगा प्लांट एंड मशीनरी। डेटर नीचे उतरेगा, ये जो प्रोविजन है ये भी नीचे उतरेगा, सही बात है, बिल्डिंग भी नीचे उतरेगी। लेकिन अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है ये किसको जाता है, ये सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो ये नीचे नहीं उतरेगा। गुडविल ये उतर जाएगा नीचे। सर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये भी पार्टनर का होता है, तो इस वजह से ये भी क्या होगा, नीचे नहीं उतरेगा। तो कौन कौन से आइटम उतरेंगे नीचे, ऐसे सारे आइटम उतरेंगे जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं होते। किससे रिलेटेड नहीं होते, पार्टनर या कैश या बैंक अकाउंट से रिलेटेड नहीं होते, वो सारे आइटम हमारे क्या करेंगे, नीचे उतरेंगे। तो आओ अब कौन कौन से आइटम नीचे उतर रहे हैं वो सारा ध्यान समझते हैं। सबसे पहले देखो ध्यान से, मान लो लाइबिलिटी साइड को डेबिट मानते हैं और एसेट साइड को मानते क्रेडिट, तो डेबिट का क्या होगा बेटा जी क्रेडिट, और क्रेडिट का सारा क्या होगा बेटा जी डेबिट होगा। बढ़िया। अब कैपिटल नीचे उतरेगा, नहीं सर नहीं उतरेगा। रिजर्व नीचे उतरेगा, नहीं उतरेगा। तो ये जो IFR है क्या ये नीचे उतरेगा, हाँ ये उतरेगा। तो हम इसे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या लिखेंगे इसे, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये नीचे उतरेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होगा, नीचे उतर जाएगा। सर फिर और क्या उतरेगा, देखो ध्यान से, क्रेडिटर, हाँ ये क्रेडिटर भी नीचे उतरेगा, बाय क्रेडिटर भी नीचे उतरेगा, यहाँ पे क्रेडिटर भी नीचे उतरेगा, ठीक है। बिल पेबल ये भी उतरेगा, बाय बिल पेबल भी नीचे उतरेगा, बिल पेबल भी नीचे उतरेगा। सर और क्या नीचे उतरेगा, बैंक लोन आएगा। अच्छा एक मिनट सुनो, ये जो बैंक लोन है हाँ ये भी आएगा, तो बैंक लोन भी क्या होगा, यहाँ पे नीचे उतरेगा, बैंक लोन भी नीचे उतरेगा, ठीक है। और सर और क्या उतरेगा, ये ए ने जो लोन लिया है वो नहीं आएगा, और P&L क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड है। आगे इधर देखो तो क्या क्या आएगा, इसको ना एक साथ एक कॉलम में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट। क्या लिखते हैं, सन्ड्री एसेट। अब इन सारे सन्ड्री एसेट को एक साथ लिखेंगे। देखो जैसे क्या है, यहाँ प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी आ गया, सही है। प्लांट एंड मशीनरी का क्या है सर, डेटर है, डेटर यहाँ आएगा, डेटर यहाँ आ जाएगा। सर वो जो प्रोविजन है वो भी यहाँ आएगा, नहीं वो प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी होता है, वो लिखा एसेट के साथ जाता है बट वो होता है लाइबिलिटी। तो प्रोविजन फॉर डेटर्स जो है वो यहाँ पे आएगा, प्रोविजन फॉर डेटर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। फिर उसके बाद सर बिल्डिंग बिल्कुल नीचे उतर जाएगी, बिल्डिंग आ जाएगी, बिल्डिंग बिल्कुल नीचे उतरेगी, ठीक है। बिल्डिंग के बाद सर गुडविल भी नीचे उतर जाएगा, गुडविल भी क्या हो जाएगा, नीचे उतर जाएगा। सर वो P&L का डेबिट बैलेंस वो नहीं उतरेगा क्योंकि वो पार्टनर्स को जाता है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी नहीं नीचे उतरेगा क्योंकि वो भी किसको जाता है, पार्टनर को। तो तुमको एक बात समझ में आई कि जितना भी क्रेडिट है उसको क्या करना है, डेबिट, और जितना भी डेबिट है उसको क्या करना है, क्रेडिट। बट बंद करके सारा नीचे मत उतार देना, वो आइटम उतारना जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं होते हैं। अब सर हमें कैसे पता चलेगा, ऐसे तो याद नहीं हो रहा, बेटा क्वेश्चन कराता चलूंगा तो आपको याद होता चलेगा। इसके बाद क्या करना है, जितनी भी ये एसेट होती है, मेरी बात समझना, जितनी भी ये वाली एसेट होती है इन सबको क्या करना पड़ेगा बेटा, बेचना पड़ेगा। तो मतलब ये सारी एसेट यहाँ पे बेचना पड़ेगा, और ये वाली चीजें सारी यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। अब जरा ध्यान समझना कौन कौन से एसेट बिकती है। मान लो कोई पार्टनर एसेट उठा के लेके जा रहा है, मान के चलो कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, एसेट को क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है। तो हम यहाँ पे पार्टनर का नाम लेंगे, तो यहाँ पे डैश पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, डैश पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और यहाँ पे जो भी एसेट ले जा रहा है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे और टेक ओवर करवा देंगे। मान लो कोई पार्टनर लाइबिलिटी पे कर रहा है, तो यहाँ पे पार्टनर का नाम आ जाएगा, और वो क्या कर देगा, उसके नाम की क्या कर देगा, लाइबिलिटी क्या कर देगा, पे कर देगा। इतना क्लियर है, हाँ सर इतना क्लियर है। अब मेरी बात जरा ध्यान समझना, अब बाकी सारी चीजें कौन कौन सी पे होती है। देखो जो पेमेंट होती है, मतलब जो भी क्या कहते हैं, मान लो एसेट बेचा, अब जितनी भी एसेट बेची वो इस तरफ आएगा, मतलब इधर देखो क्रेडिट से डेबिट हुआ, हाँ सर, अब डेबिट से कहाँ हुआ, क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे जितनी भी एसेट बेची है वो हम बैंक या कैश के नाम से बेचेंगे। किसके नाम से बेचेंगे, बैंक या किसके नाम से बेचेंगे बेटा जी, कैश अकाउंट के नाम से बेचेंगे, और यहाँ लिख देंगे एसेट रियलाइज। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, एसेट रियलाइज। बट एक बात और बेटा याद रखना, जैसे आपने जो गुडविल नीचे उतारा था ना बेटा, ये बिकता नहीं, गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है, वो भी गुडविल तो नहीं बिकती, तो यहाँ पे गुडविल को बेचना नहीं, बाकी सारी चीजें बिक जाएंगी, ठीक है। इधर देखो, इधर से देखो, एक बार मैं आपको बात बताऊं, IFR नहीं बिक, IFR
पेमेंट नहीं होता, आईएफआर की कोई पेमेंट नहीं होती क्योंकि रिजर्व है, रिजर्व की कोई पेमेंट नहीं हो सकती। और प्रोविजन फॉर डेटर की भी कोई पेमेंट नहीं होती क्योंकि बेसिकली प्रोविजन हम इसलिए बनाते हैं कि हमें गलती से हमें ऐसा अंदाजा होता है कि क्या पता कोई पार्टनर पैसे नहीं देगा, मतलब पार्टनर बोला कोई डेटर पैसे नहीं देगा, इस वजह से हम प्रोविजन बनाते हैं। तो बाकी सारे आइटम हम क्या करेंगे, नीचे कॉपी कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या कॉपी कर देंगे, टू कैश या बैंक के नाम से, टू कैश या बैंक के नाम से जो जो चीज़ है, जैसे क्रेडिटर है, बिल पेबल है, इसे बोलेंगे लाइबिलिटी पेड। क्या बोलेंगे इसे, लाइबिलिटी पेड। इसे क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी पेड। तो जितने भी ये बिल पेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, पेमेंट हो जाएगी। बट याद रखना रिजर्व की कोई पेमेंट नहीं होती है, गुडविल को कोई बेचा नहीं जा सकता और प्रोविजन फॉर डेटर को भी बेचा नहीं जा सकता। तो जितनी बाकी बची हुई चीजें उनको क्या करेंगे, पेमेंट दे देंगे। तो पेमेंट देनी है, समझ रहे हो, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। जैसे यहाँ से डेबिट का क्रेडिट करा, यहाँ उतार दिया, उसके बाद पेमेंट कहाँ होगी, यहाँ होगी। हमने यहाँ से यहाँ उतारा, पेमेंट रिसीव कहाँ होगी, वो यहाँ क्रेडिट साइड होगी। क्लियर है कि नहीं, हाँ सर इतना क्लियर है। अब मान लो ये क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गई और डेबिट साइड कम आ गई, तो हमें हो जाता है रियलाइजेशन गेन। क्या हो जाता है, रियलाइजेशन क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें क्या हो जाएगा बेटा जी, रियलाइजेशन गेन हो जाएगा। और मान लो ये वाली साइड डेबिट साइड ज़्यादा, क्रेडिट साइड कम, तो हमें हो जाएगा बेटा जी रियलाइजेशन लॉस। क्या हो जाएगा, हमें रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो या तो हमें रियलाइजेशन गेन होगा या हमें क्या होगा, रियलाइजेशन क्या होगा, लॉस होगा। तो इतना मेरा क्लियर है, हाँ सर इतना क्लियर है। एक बार इसे नोट कर लो, बट याद रखना कौन कौन सी चीजें नहीं उतारनी है। सबसे पहले एक बात समझो, बैलेंस शीट में से कौन कौन सी नीचे चीजें उतरेगी नहीं, तो सर वो चीजें नहीं उतरेगी जो पार्टनर या कैश या बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम जो भी पेमेंट करने जाएंगे, पेमेंट पे करने जाएंगे, पेमेंट रिसीव हो गया, पेमेंट पे होगी। तो याद रखना जैसे कि अगर एसेट साइड है तो एसेट साइड में से गुडविल को हम नहीं बेच सकते। और अगर इधर बात करें तो आईएफआर नहीं जाएगा क्योंकि आईएफआर की पेमेंट कैसे करेंगे, बेसिकली इट्स अ रिजर्व, इसकी पेमेंट नहीं हो सकती। साथ साथ में प्रोविजन फॉर डेटर की पेमेंट भी नहीं हो सकती, तो इनको भी क्या कर देंगे, नीचे नहीं उतारेंगे, बाकी सबको नीचे उतारेंगे। और यहाँ पे रियलाइजेशन गेन आ जाएगा या क्या आ जाएगा, हमारा रियलाइजेशन लॉस आ जाएगा। क्रेडिट साइड अगर ज्यादा आई, डेबिट साइड कम आई तो रियलाइजेशन गेन। और अगर क्या कहते हैं आपकी डेबिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड कम, तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन लॉस हो जाएगा। एक काम करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतारते रहना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर लो, ठीक है। मैं आपको ये एक्चुअल चीज दिखा देता हूँ, ये वाला, ये देखो, ये है हमारा अकाउंट है। एक बार इससे एक मिनट, हाँ ये रहा, ये रियलाइजेशन अकाउंट है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक बार ले लो इसका। चलो जी आओ, अब हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे इसने यहाँ पे प्रिपेयर करने कह रहा है रियलाइजेशन अकाउंट, तो सिर्फ हम उतना ही बनाएंगे, हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। बट रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वो बातें क्या है सर, कौन कौन सी चीजें नीचे नहीं उतरेगी, मतलब बैलेंस शीट से हम कुछ आइटम नीचे उतारते थे, तो कौन कौन से आइटम नीचे नहीं उतरेंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट नीचे नहीं उतरेगा क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेट करता है। और जैसे ये सीज लोन, अब सी एक पार्टनर हो गया, उसका ही लोन है, तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा, कैश या बैंक अकाउंट में आएगा। कहाँ आएगा, कैश या बैंक अकाउंट में आएगा, बढ़िया। क्रेडिटर उतरेगा, हाँ सर उतरेगा। बिल्स पेबल उतरेगा। इधर से देखो, मशीनरी उतरेगी, इन्वेस्टमेंट उतरेगा, स्टॉक उतरेगा, डेटर उतरेगा, लेकिन कैश और बैंक नहीं उतरेगा क्योंकि ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कैश या मतलब सॉरी कैश एंड बैंक है ना, तो ये कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, ये बैंक अकाउंट में। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है, हाँ सर इतनी क्लियर है। अब आगे चलो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी कैसे करेंगे, आओ मेरे साथ बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट। ये अब मैं बार बार स्विच ओवर करता रहूंगा, अब चेक करते रहना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो आओ जी, हम सबसे पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। चलो, ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, ठीक है। ये लो, ये हमारा क्या बन गया, रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर। क्या लिखेंगे बेटा जी, यहाँ पे पर्टिकुलर। फिर क्या लिखेंगे बेटा, रुपी। फिर वापस से क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर। क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर। और फिर क्या लिखेंगे बेटा जी, रुपी। यहाँ क्या आएगा, क्रेडिट। और यहाँ क्या आएगा बेटा, डेबिट आएगा। और यहाँ लिखेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, बढ़िया। चलो अब आओ, सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमें क्या होता है सर, ये जो डेबिट है, ये मान लो लाइबिलिटी साइड को हम मानते हैं, डेबिट साइड मानते हैं, ठीक है। तो डेबिट का आइटम सारा कहाँ आएगा, क्रेडिट। और क्रेडिट का आइटम कहाँ आएगा, डेबिट। क्रॉस होगा, क्या होगा, क्रॉस। वो गर्म मूवी देखी, ऐसे करके ऐसे बार बार सलमान खान करता रहता है, बस याद रखना डेबिट का क्या होगा, क्रेडिट, और क्रेडिट का क्या होगा, डेबिट। आओ, तो सबसे पहले क्रेडिटर है और हमारे पास क्या, बिल पेबल। तो सन्ड्री क्रेडिटर 1 लाख और बिल पेबल है हमारे पास 2 लाख। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय सन्ड्री क्रेडिटर। तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर, बाय सन्ड्री क्रेडिटर कितना था पता नहीं, भूल गया। और फिर क्या था, बिल पेबल था, तो बाय बिल पेबल। तो सन्ड्री क्रेडिटर, और हमने क्या लिख दिया बेटा जी, बिल पेबल लिख दिया। सर सन्ड्री क्रेडिटर कितने का, जरा चेक करो, सन्ड्री क्रेडिटर कितने का, सन्ड्री क्रेडिटर 1 लाख और बिल पेबल है 2 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा जी 1 लाख और यहाँ लिखेंगे बेटा जी 2 लाख। 1 लाख और क्या लिखा, 2 लाख लिखा। अब हम क्या करेंगे, हम सारी एसेट उतारेंगे, मशीन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और डेटर। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट ट्रांसफर। साथ में लिखो तुम लोग भी, या 2 मिनट रुक जाओ, सन्ड्री
एसेट ट्रांसफर, ऐसे लिख देना, थोड़ा क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखाना, बहुत हौच-पौच होती है इस अकाउंट में। सन्ड्री एसेट ट्रांसफर, नाम देख लो क्या क्या है सर, नाम है मशीन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और डेटर। तो यहाँ लिख देते हैं मशीन, फिर क्या आएगा इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, और फिर क्या आएगा बेटा जी डेटर। मशीन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और क्या आएगा डेटर आएगा। सर मशीन की वैल्यू क्या है, जरा चेक कर दो मशीन की वैल्यू क्या है। मशीन की वैल्यू है 3 20, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो यहाँ लिख देते हैं 3 20, 3 लाख, 3 20, फिर कितने लिखेंगे 3 लाख लिखेंगे, फिर कितना आएगा 2 लाख, कितना आएगा 2 लाख, और फिर कितना आएगा सर ये 1 लाख आएगा। जोड़ दो इन सबको, कितना आएगा 3 2 5 और 1 6, 6 3 9, 9 लाख 20 हज़ार। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा जी 9 लाख 20 हज़ार, कितना आएगा 9 लाख 20 हज़ार आएगा। बढ़िया, इसके बाद आगे क्या करेंगे देखो ध्यान से, फिर उसके बाद क्या लिखा है। अब देखो हमने सारी चीजें कर ली, हाँ सर ट्रांसफर कर ली, अब आगे क्या काम है देखो ध्यान से क्या कह रहा है। मशीनरी ऑफ रुपये 3 लाख वर गिवन टू क्रेडिटर, मशीन जो है 3 लाख की वो हमने क्रेडिटर को दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट एंड रिमेनिंग मशीन वाज सोल्ड फॉर 10,000। क्या कर रखा है, रिमेनिंग मशीन सोल्ड करी 10,000। अब इसका मतलब क्या है ध्यान समझना, देखो ध्यान से, इधर देखो मशीन की वैल्यू कितनी थी, मशीन, और यहाँ पे क्या कहते हैं किसकी, क्रेडिटर। मशीन की वैल्यू और क्रेडिटर की वैल्यू कितनी थी एक बार चेक कर लो। मशीन की वैल्यू थी सर 3 लाख 20 हज़ार, बढ़िया। क्रेडिटर की वैल्यू कितनी थी सर 1 लाख थी, क्रेडिटर की वैल्यू कितनी थी 1 लाख थी। मशीन की वैल्यू थी 3 लाख 20 हज़ार, क्रेडिटर की वैल्यू कितनी थी 1 लाख। क्या कह रहा है, मशीन ऑफ 3 लाख, मतलब समझ रहे हो 3 लाख की मशीन, मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे 3 लाख की जो मशीन थी, 3 लाख की जो मशीन थी वो हमने किसको दे दिया, क्रेडिटर को। क्रेडिटर को मतलब कितना, क्रेडिटर कितना लिखा है बेटा 1 लाख लिखा है, हमने क्रेडिटर को दे दिया, किसको दे दिया, क्रेडिटर को, इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, मतलब पूरी की पूरी उनकी सेटलमेंट कर दी। मतलब याद समझ रहे हो कि यहाँ पे 3 लाख की मशीन, 3 लाख की जो मशीन थी वो हमने क्रेडिटर को दे दी 1 लाख की। अब क्रेडिटर को हमें कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्या है, क्रेडिटर को कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। अब जरा मेरी बात समझना, जब भी एक एसेट से लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी जाती है वो भी फुल सेटलमेंट में, किस में करी जाती है, फुल सेटलमेंट में करी जाती है, तो उसको हमें हमारी बुक्स में दिखाने का कोई मतलब नहीं है। हम उसे अपनी बुक्स में नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा। मतलब समझ रहे हो कि जब भी एक लाइबिलिटी की पेमेंट एसेट के थ्रू करी जाती है तो हमें उसे बुक में दिखाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या सर, ये क्रेडिटर को दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि हमने उसको फुल सेटलमेंट में पेमेंट दे दी। और हमने किसके थ्रू पेमेंट दी, मशीन के थ्रू पेमेंट दी, किसके थ्रू पेमेंट दी, मशीन के थ्रू। लेकिन आगे क्या लिखा है, रिमेनिंग मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 10,000, बाकी बची हुई मशीन, मतलब जो 20,000 की मशीन बच गई थी उसको हमने कितने में बेच दिया, 10,000 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 10,000 में। तो सर हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा जी, हम यहाँ पे पता है क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, बैंक अकाउंट, क्योंकि वहां पे देखो कैश एट बैंक लिखा था तो मतलब बैंक अकाउंट बोलते उसे। एसेट रियलाइज, एसेट रियलाइज करेंगे, एसेट रियलाइज मतलब एसेट बेचेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे मशीन, क्या लिखेंगे हम, मशीन, और मशीनरी की वैल्यू लिख देंगे बेटा जी 10,000। कितनी लिख देंगे मशीनरी की वैल्यू 10,000, कि उस मशीनरी की पेमेंट जो हुई है वो कितने में हुई है, 10,000, मतलब 20,000 की मशीन कितने में चलेगी, 10,000 में चलेगी। सर पूरी मशीन क्यों नहीं लिखी, क्योंकि बेटा पूरी जो 3 लाख की मशीन थी वो हमने क्या करा, लाइबिलिटी क्रेडिटर की पेमेंट देने में लगा दी, तो क्रेडिटर कितने का था, 1 लाख का था। तो इस वजह से अब हमें इसे रिकॉर्ड करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी एसेट के बदले लाइबिलिटी की पेमेंट दी जाए कोई भी रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। क्या बात इतनी क्लियर है, यस सर क्लियर है। आगे समझना, और बाकी जो बची मशीन थी 20,000 की जो मशीन बची थी वो हमने कितने में बेच दी, सर हमने 10,000 में बेच दी, तो हम वहां पे कितना लिखेंगे, सिर्फ 10,000 लिखेंगे। बढ़िया। अगला लिखा इन्वेस्टमेंट रियलाइज 2,90,000, इन्वेस्टमेंट रियलाइज किया कितने में किया, 2,90,000 में किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट की क्या कर देंगे, वैल्यू लिख देंगे 2,90,000। कितनी लिख देंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, 2,90,000 की इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुआ 2,90,000 में। बढ़िया। कह रहा है अगला, कह रहा है स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 1,80,000, स्टॉक कितने में बेच दिया, 1,80,000 में। तो हम जो नीचे स्टॉक है वो कितना लिखेंगे, 1,80,000। सर ऊपर तो 2 लाख लिखा था, नीचे 1,80 क्यों, देखो बेटा उनकी मर्जी, वो कुछ भी कर सकते हैं, कितने रुपए में बेच सकते हैं, जितने में बेचेंगे हम उतना लिखना पड़ेगा। तो स्टॉक कितने में बेचा, 1,80,000 में बेचा। आगे देखते हैं स्टॉक के बाद अगला काम क्या है, स्टॉक के बाद कह रहा है डेटर्स ऑफ 20,000 प्रूव्ड बैड, 20,000 के डेटर्स को क्या कर दिया, बैड प्रूव कर दिया। बैड मतलब होता है कि 20,000 रुपए अब डेटर से नहीं आएंगे, 20,000 रुपए डेटर से नहीं आएंगे। ऊपर चेक करो डेटर कितने का था, सर 1 लाख का था। अब 1 लाख का डेटर था, उसमें से 20,000 रुपए बैड प्रूव हो गए, मतलब 20,000 रुपए हमें नहीं आएंगे। तो सर कितने आएंगे बेटा जी, सिर्फ और सिर्फ 80,000 आएंगे। कितने आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 80,000। तो सर हम यहाँ पे डेटर में कितना लिखेंगे बेटा, डेटर में हम यहाँ लिख देंगे 80,000। कितना लिख देंगे डेटर में यहाँ पे, 80,000। अब एक बार चेक कर लो क्या सारी एसेट्स रियलाइज हो गई, हाँ सर, मशीन रियलाइज हो गई, इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो गई, स्टॉक रियलाइज हो गया, डेटर रियलाइज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज जोड़कर बेटा बाहर लिख देंगे। कितनी वैल्यूज जरा चेक करो, 10,000 प्लस 2,90,000 प्लस आपका 1,80,000 प्लस कितना हो जाएगा 80,000, ये कितना आ जाएगा 5,60,000। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बेटा जी वो कितनी आएगी, ये आएगी 5,60,000। कितनी आएगी, 5 लाख कितनी आएगी, 60,000 आएगी। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। आगे चलो, अगला क्या लिखा हुआ जरा पढ़ो, लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 10,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है, 10,000। बेटा जितना भी खर्चा होता है, मैं भूल गया था वहां बताना, यहाँ बता दो, जितना भी खर्चा होता है वो यहाँ आएगा। तो टू बैंक अकाउंट
डैश रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखोगे, क्या लिखोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस, और कितना लिख दोगे, 10,000, कितना लिख दोगे, 10,000। अब क्या सर सारी लाइबिलिटी पेमेंट हो गई, देखो क्रेडिटर की पेमेंट तो मशीन के थ्रू हो जाएगी, लेकिन ये बिल पेबल के लिए तो 2 लाख रुपए बोला हुआ है, इसका तो कुछ नहीं दिया हुआ। एक बात याद रखना, अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं दिया तब भी हमें उसे बेचना पड़ेगा, तो हम वापस से लिखेंगे बैंक अकाउंट, और यहाँ पे लिख देंगे बेटा जी बिल पेबल की पेमेंट करेंगे। कितने की पेमेंट है बिल पेबल की, जरा चेक करो, बिल पेमेंट की पेमेंट है 2 लाख रुपए। कितनी पेमेंट है बिल पेबल की, 2 लाख रुपए। सर हो गया, सारी चीजें हो गई, हाँ सर सारी चीजें हो गई। अब जरा चेक करो कौन साइड बड़ी दिख रही है, अगर आप देखो तो कौन साइड बड़ी दिख रही है, तो ये वाली देखो, मेरे को देखना पड़ेगा कौन सी बड़ी दिख रही है। 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, 3 लाख प्लस 5,60,000, इस साइड का टोटल आ रहा है 8,60,000। एक बार चेक कर लेते हैं, इस साइड का टोटल है 8,60,000। इधर देख लेते हैं कितना है, 9,20,000 प्लस आपका 10,000 प्लस आपका 2 लाख, ये कितना है 11,30,000। इस साइड का टोटल है 11,30,000, तो जो बड़ी साइड आएगी वही लिखेंगे, हाँ सर वही लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 11,30,000, यहाँ पे भी लिखेंगे 11,30,000, है ना। अब एक काम करेंगे, 11,30,000 में से 8,60,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा 270। तो बाय रियलाइजेशन लॉस, इस बार क्या हुआ बेटा जी, रियलाइजेशन का क्या हुआ, लॉस हुआ, कितना हुआ बेटा जी 270, कितना हुआ 270। सर इस रियलाइजेशन लॉस को किस में बांटेंगे बेटा जी, 3 बंदे हैं सी डी, इसमें बांट देंगे, सी डी और ई, सी डी और ई में। सर क्या रेशियो है, रेशियो 3:1, क्या है 3:1, तो 270 को हम बांटेंगे 3:1, 3 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना आएगा, है बड़ा सही, अजीब सा है 270, ठीक है। एक बार चेक कर लेते सही है सब कुछ, 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, 9,20 प्लस 10,000 प्लस 2 लाख, ये हो गया 11,30, 11,30 में माइनस करेंगे 1 लाख, 1 लाख, फिर कितना माइनस करेंगे 2 लाख, 8,30, 8,30 में से माइनस करेंगे 5,60,000, 270 बचेगा, बढ़िया 270 है। तो वापस एक बार रेशियो देख लेते हैं, रेशियो क्या बेटा, ये रेशियो है हमारी 3:1, 3 1 4 और 1 5 हो गया, तो 270 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 1,62,000, ठीक है। फिर उसके बाद 270 मल्टीप्लाई 1/5 कितना हुआ 54, और नीचे वाला भी कितना होगा बेटा जी 54 ही होगा, क्योंकि भाई वहाँ पे 270 है, ठीक है। चलो अब ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, देखा ना कैसे किया, याद रखो कैसे किया। एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर इसके थ्रू ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की क्या करना, कोशिश करना, इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, बैठ के दोबारा से जब आप बैठोगे वापस से ये वीडियो खत्म होने के बाद यही सेम क्वेश्चन उठाना और उसको सॉल्यूशन करना, क्या मेरे आंसर्स के साथ आपको मैच हो रहा नहीं हो रहा। बट याद रखना बच्चे ना रियलाइजेशन अकाउंट बहुत ब्लंडर करते हैं, बहुत गंदी तरीके से करते हैं, तो थोड़ा साफ सुथरे तरीके से करना, तो टीचर को भी समझ में आएगा भाई आपने पूरा सॉल्यूशन किस तरीके से किया हुआ है। बढ़िया, चलो अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। हम हर बार क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। मैं सिर्फ आज 2 रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा, उसके बाद एक आपको होमवर्क दूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन और मैं अपने हाथ से कर लेता हूँ, क्या लिखा हुआ जरा देखो, रमेश एंड उमेश आर पार्टनर, रेशियो फ्रॉम कैपिटल की रेशियो दे रखा है। अब कैपिटल की रेशियो दे रखा है, इसका मतलब पता है क्या होता है, ध्यान समझना, कैपिटल रेशियो क्या होता है। रमेश की कैपिटल है 7 लाख और उमेश की कैपिटल है 3 लाख, 5 0 से 5 0 काट दो तो रेशियो बच जाएगी 7:3, तो ये हो गया कैपिटल रेशियो हो गया, ठीक है, बढ़िया। अब कह रहे हैं ऑन द अबव दैट फर्म वाज डिसॉल्व, फर्म डिसॉल्व हो गई। अब सबसे पहले क्या क्या चीजें नीचे नहीं उतरेगी, सर WCR नीचे नहीं उतरेगा, बढ़िया। सर जर्नलिज्म नीचे नहीं उतरेगा, ये रमेश करंट अकाउंट पार्टनर्स के उसमें जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, सर ये भी नीचे नहीं उतरेगा, बढ़िया। इधर से देखो तो ये नीचे नहीं उतरेगा और ये बैंक नीचे नहीं उतरेगा, बाकी सारे आइटम हमारे क्या करेंगे, नीचे आएंगे। फिर आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ चलो फटाफट फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई तो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आओ फटाफट फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया फॉर्मेट, ये बन गया फॉर्मेट बन गया। अब जो जो चीजें हम पहले वो नीचे लिख देते हैं। सबसे पहले सर लाइबिलिटी जाए साइड जाएंगे, एक तो क्रेडिटर है और बस क्रेडिटर है। क्रेडिटर की पेमेंट कितनी है सर 170 है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर, यहाँ वैल्यू कितनी लिख देंगे 1,70,000 लिख देंगे। क्रेडिटर के बाद देखो क्या लिखा है, डेटर स्टॉक फर्नीचर मशीनरी, ये सब लिख देंगे, ये सब लिख देंगे। यहाँ ऐसे लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट और यहाँ लिख देंगे ट्रांसफर और यहाँ पे नाम लिख देंगे, क्या लिखेंगे डेटर। डेटर के बाद क्या है स्टॉक, स्टॉक के बाद क्या है डेटर स्टॉक, और क्या था डेटर स्टॉक के बाद क्या था चेक करने दो, डेटर स्टॉक फर्नीचर मशीनरी, बढ़िया। डेटर स्टॉक और फिर क्या था फर्नीचर और क्या है बेटा जी मशीनरी। हम इन सारे आइटम्स को कॉपी कर देंगे। डेटर की वैल्यू चेक करो बेटा जी कितनी है डेटर की वैल्यू, डेटर है 240, स्टॉक है 31 और ये कितना है 2 लाख, 240
240, 130, 2 लाख और कितना 240, 31 और 2 लाख, फिर कितना है यहाँ पे देख करो, यहाँ पे 39, यहाँ पे कितना है 39, तो यहाँ पे आएगा 39 आएगा, कितना आएगा 39, 9,30,000। अब इन सबको क्या कर देंगे बेटा जी, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो आओ इन सबको टोटल करते हैं, कितना आएगा 930 प्लस 2 लाख प्लस 31 प्लस 240, ये आ गया हमारा 15 लाख। तो यहाँ पे कॉपी हो गया बेटा जी 15 लाख। आओ यहाँ पे कॉपी कितना हो गया, 15 लाख हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है, जरा देखो, ये कह रहा है रमेश टुक 50% ऑफ स्टॉक। मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब भी क्या कहते हैं कोई एसेट वगैरह उठाया जाता है तो हम उसके नाम से लेते हैं, पार्टनर के नाम से। तो रमेश जो है 50% स्टॉक लेके जा रहा है एट 10,000 लेस देन बुक वैल्यू। जरा ध्यान समझना इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से। स्टॉक कितने का चेक करो, 130, बढ़िया। 130 का पहले 50% करो। 50% कितना होगा सर, 1,30,000 का 50% शायद कितना होगा, 65,000 होगा। 65,000 इधर हो गया और 65,000 इधर कर दो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो रमेश है वो 50% स्टॉक उठा के ले जा रहा है, 10,000 लेस देन बुक वैल्यू। तो मतलब क्या, यहाँ से 10,000 माइनस भी होगा। रमेश जो है 50% स्टॉक लेके जा रहा है, 65,000 आ गया, उसमें 10,000 माइनस कर देंगे क्योंकि उसने बोला बुक वैल्यू में 10,000 माइनस करेंगे। तो बेटा जी कितना आएगा, 55,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रमेश है वो स्टॉक कितने के लेके जा रहा है, तो वो रमेश जो है स्टॉक लेके जा रहा है 55,000 का। अब सर किस साइड आएगा, देखो एसेट इस तरफ है, तो जब दूसरी बार होगा तो इस तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रमेश कैपिटल अकाउंट। जब भी याद रखना पार्टनर का नाम आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, पार्टनर का नाम। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टॉक लिख देंगे, क्योंकि पार्टनर लेके जा रहा है। कितने का लेके जा रहा है सर, 55,000 का। कैसे निकाला था हमने, पहले 50% करा, उसमें से 10,000 माइनस कर दिया। अब इधर देखो, ये 65,000 के तो बच गए स्टॉक, ये देखो ये जो 65,000 के ये स्टॉक तो बच गए। सर इसका क्या करेंगे बेटा जी, ये जो 65,000 का स्टॉक बच चुका है इसका क्या करेंगे हम, इसको हम बेच देंगे, ठीक है। आ जाओ इसको बेचते हैं। तो अब यहाँ पे जो रिमेनिंग मशीन है उससे हम क्या कर देंगे, बेच देंगे। रिमेनिंग स्टॉक्स जो है उसको क्या करेंगे, बेच देंगे। तो बेचेंगे कैसे, यहाँ पे अकाउंट का नाम लिखेंगे। किसका अकाउंट का नाम लिखेंगे, चेक करो, यहाँ पे बैंक है तो हम यहाँ पे बैंक का नाम लिखेंगे। तो बाय बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। और यहाँ लिख देंगे एसेट रियलाइज, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, एसेट रियलाइज। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एसेट रियलाइज बाय बैंक अकाउंट। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, एसेट रियलाइज। और जो एसेट है बची हुई उसको क्या कर देंगे, रियलाइज कर देंगे। कौन सी एसेट है सर, डेड क्या था आपका, स्टॉक था, तो स्टॉक को हम रियलाइज कर देंगे। कितने में कर देंगे, देखो बेटा जी बाकी बचा हुआ जो स्टॉक है वो 65,000 में चला जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है, फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश फॉर 50,000। फर्नीचर कौन लेके जा रहा है, उमेश लेके जा रहा है 50,000 का। और मशीनरी जो सोल्ड हुई है 4.5 की हुई है। मेरी बात सुनो, यहाँ पे कहीं पे ना एक काम करते हैं, ओहो यहाँ पे हम सबसे पहले ना फर्नीचर क्या लेके जा रहे हैं, चेक करो, फर्नीचर लेके जा रहे हैं। पहले हम मशीन लिख देते हैं क्योंकि मशीन जो है वो बिकी है बैंक के थ्रू, तो मशीन जो है वो 4.5 लाख में बिक गई है, ठीक है। और जो उमेश है वो फर्नीचर लेके जा रहा है, तो हम यहाँ पे उमेश का नाम लिख देते हैं, बाय उमेश कैपिटल अकाउंट, बाय उमेश कैपिटल अकाउंट। और यहाँ लिख देंगे फर्नीचर। कितने का फर्नीचर लेके जा रहा है, जो चेक करो, फर्नीचर लेके जा रहा है वो 50,000 का। तो यहाँ पे फर्नीचर के नाम से कितना लिख देंगे बेटा जी, 50,000 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 50,000, बढ़िया। आगे देखो क्या कह रहा है, और कुछ तो नहीं कह रहा। हाँ देखो जरा डेटर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डेटर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अब डेटर है कितने का, 240 का, तो रियलाइज कितने में हो जाएगा बेटा जी, 240 में ही हो जाएगा। डेटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तो जितनी इन्फॉर्मेशन वो सारी आ गई। अब जरा चेक कर लो हमारे पास कितने स्टॉक थे, हम पे थे, देखो ध्यान से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ सारे के सारे बिक गए हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। 240 प्लस कितना हो जाएगा, 4.5 लाख प्लस कितना हो जाएगा, 65,000, ये आ जाएगा 7,55,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 7,55,000 रुपये, बढ़िया। आगे देखो अगला क्या कह रहा है, अब यहाँ कह रहे क्रेडिटर्स और पेड इन फुल। क्रेडिटर को सारी पेमेंट कर दी, सारी पेमेंट मतलब जितने क्रेडिटर थे वो सबकी सब पेमेंट कर दी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटी पेड। लाइबिलिटी पेड में हमने क्या करा, क्रेडिटर की पेमेंट करी, क्रेडिटर को पेमेंट कर दी फुल में, फुल मतलब जितने क्या था उतने का। चेक करो कितने का सर, 170। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा जी, 1,70,000 आएगा। क्या आएगा, 1,70,000 आएगा, बढ़िया। क्रेडिटर के बाद अगला क्या है, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर। एक अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर था, 1,60 का था, लेकिन सेटल कितने में हुआ बेटा जी, 1,40 में। तो सर यहाँ पे 1,60 आएगा, 1,40 आएगा, तो बेटा यहाँ पे 1,40 आएगा। हम यहाँ लिखेंगे बिल पेबल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिल पेबल। और यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे बेटा जी 1,40, कितनी लिख देंगे, 1,40। तो जोड़ दो 1,70 और 1,40, ये होता है तुम्हारा 310। तो यहाँ पे आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 310। क्या सर क्वेश्चन हो गया, हाँ हो गया क्वेश्चन। देखो सारी चीजें जो थी वो हमने कर दी। अब हम क्या करेंगे, जब ध्यान समझना, क्या करेंगे, देखो इधर देखो क्या करेंगे। एक बार वापस से तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ क्या हुआ था क्वेश्चन में। पहले हमने एसिड, देखो ये एसिड जो था क्रेडिट में था,
हमने उसे डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी डेबिट में था क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहा था रमेश जो है 50% स्टॉक लेके जा रहा है, हमने यहाँ पे 1/30 का 50% निकाला, कितना आया सर 65,000 आया। उसमें से वो बोल रहा है 10,000 माइनस करना है, लेस देन बुक वैल्यू, तो 10,000 हमने माइनस कर दिया, तो 65 में से 10 गया तो बचा कितना 55। तो हमने क्या करा, यहाँ पे रमेश के नाम से कहाँ चला गया, हो रहा रमेश कैपिटल अकाउंट के नाम से 55,000 लिख दिया। अब जो बाकी बचा हुआ स्टॉक था, वो बाकी बचा हुआ स्टॉक कितने का था, 65,000 का था। कितने का था, 65,000 का। इसके बारे में सर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, तो हमने क्या करा, इसे बैंक के नाम से रियलाइज कर दिया, क्योंकि बाकी बचा हुआ स्टॉक हमने क्या कर दिया, बेच दिया। फिर उसके बाद अगला क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, फर्नीचर वाज टेकन बाय उमेश। तो हमने क्या करा, इधर देखो, फर्नीचर उमेश कैपिटल अकाउंट फर्नीचर लिख के यहाँ पे उमेश को वो दे दिया, फर्नीचर दे दिया। अब उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो फिर क्या लिखा हुआ है, फिर कह रहा है मशीन वाज सोल्ड फॉर 4.5 लाख। तो हमने क्या करा, मशीन को 4.5 लाख रुपए में बेच दिया, लिख दिया 4.5 लाख में। फिर कह रहा है क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। अब क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल मतलब क्या, क्रेडिटर्स को सारी पेमेंट दे दी, तो क्रेडिटर था 170 का, 170 की 170 पेमेंट इधर कर दी, जो क्रेडिट होता है वो डेबिट कर दिया। फिर कह रहा था, हाँ फिर कह रहा था बिल पेबल। अब बिल पेबल के लिए बोल रहा था, अब 1,60,000 का बिल था, वो पेमेंट हो रहा है 1,40,000, तो बेसिकली लाइबिलिटी पेमेंट हुई 1,40,000, हाँ सर, तो वहां पे बिल पेबल कितना लिख दिया, 1,40,000 लिख दिया। फिर अगर आप आगे बढ़ो तो आगे क्या बोल रहा है, एक चीज रह गई थी बेटा, यहाँ डेटर की कोई एडजस्टमेंट नहीं दी थी, तो जितने का डेटर था हमने उतने का उतना पूरा क्या कर दिया बेटा जी, बेच दिया। क्या कर दिया, बेच दिया। बढ़िया, अब समझ में आ गया, हाँ जी सर अब समझ में आ गया। अब देखो टोटल करते हैं, कौन सा टोटल कितना होगा, ये 15 और 3 18, मेरे हिसाब से तो यही होने वाला है, ठीक है। तो 15 और 3 18, यहाँ लिख देंगे बेटा जी 18,10,000, कितना लिख देंगे, 18,10,000 लिख देंगे। तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे सर, यहाँ पे भी 18,10,000 लिखेंगे, हाँ बिल्कुल 18,10,000 लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 18,10,000 में से माइनस कर देंगे, 55,000 माइनस किया, 7,55,000 माइनस किया, और फिर माइनस किया 50,000, ये आएगा बेटा जी 950। तो जो रियलाइजेशन लॉस हुआ, रियलाइजेशन जो लॉस हुआ हमें, वो कितना हुआ हमें, वो 9.5 लाख का। कितने का हुआ, 9.5 लाख का। अभी किसमें बढ़ जाएगा सर, दो पार्टनर थे, एक था रमेश और एक था उमेश, और सर इसमें भी इनकी कैपिटल रेशियो थी, और कैपिटल रेशियो आपने ही निकाली थी 7:3। तो 950 को इंटू कर दो 7 डिवाइडेड बाई 10, 6,65,000, 6,65,000। और देखो 950 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, ये आएगा 285। क्या आएगा, 285। लो जी, हमारा काम खत्म हो गया, और हमारा इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक बार इसे देख लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ जी। एक बार इसको देख लो, देख लिया, ठीक है। एक बार इसे नोट कर लेना, नोट कर लो, और ये बुक में भी क्वेश्चन अवेलेबल है। अब तुम क्या करोगे बच्चा, एक मिनट में दिखा देता हूं, हाँ ये वाला क्वेश्चन करोगे, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन कौन से आइटम नहीं उतरेंगे। ये वाला क्वेश्चन करके देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या क्या है, देखो क्रेडिटर नीचे उतरेगा, मिसेस प्रदीप लोन मतलब उसकी वाइफ का लोन की बात करते हैं, ये भी नीचे उतरेगा। परेश लोन पार्टनर हो गया, ये नहीं उतरेगा। आईएफआर नीचे उतरेगा, कैपिटल अकाउंट नीचे नहीं आएगा, बिल्डिंग आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, डेटर आएगा। प्रोविजन बेटा जी एक बात बता देता हूँ, प्रोविजन यहाँ पे क्रेडिट है, तो भूल के भी सर डेबिट मत कर देना, क्योंकि बेटा जी प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये क्रेडिट में नोट होगा अलग से, ध्यान रखना। तो डेटर की वैल्यू ये नोट करोगे, क्रेडिटर ये प्रोविजन की वैल्यू ये नोट करोगे। बैंक नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये गुडविल आएगा सर, आएगा, बस बढ़िया। अब एक ही वाज पेड 10,000 इज कमीशन फॉर हिज सर्विसेज, भाई 10,000 का कमीशन दिया गया है, किसको दिया, प्रदीप को। अब जो प्रदीप को कमीशन दिया है 10,000 फॉर सर्विसेज, इसको नीचे उतार देना। अब एक बार ये क्वेश्चन करके देखा, एक बार ये वाला मत करो, थोड़ा सा तुम्हारे ना टफ हो जाएगा, मैं अगली क्लास में इसे कराऊंगा। एक बार देखने दो, कोई क्वेश्चन है तुम्हारे लायक। नहीं आज कुछ मत करो यार, तुम्हारे लायक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ये तुमसे होंगे नहीं। एक बार ये मैं कराऊंगा, ठीक है। तो अभी आपका काम है सिर्फ ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। एक काम करो, होमवर्क में क्या कर दो, यही क्वेश्चन लिख दो, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक बार देख लो और इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ऑल्दो मैंने सॉल्यूशन करा दिया, बट इन दोनों को ही प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, फिर आफ्टर दैट मैं आपको मुश्किल क्वेश्चन पे लेके चलूंगा, ठीक है। तो एक बार ढंग से इन दोनों को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो जी, चलो तब तक के लिए ठीक है जी, बाय बाय, सी यू। हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। आप ये 2 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो, फिर हम लोग आगे बात करें, ठीक है। चलो जी, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।